तो ये हो गया है पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पास हमको ये समझ आता है कि जब जब जो है बॉन्ड जो है किससे फॉर्म होगा, होमो एटॉमिक से फॉर्म होगा, होमो एटॉमिक बॉन्ड्स, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। होमो एटॉमिक जो बॉन्ड्स होंगे वो जो है नॉन पोलर होंगे, वो क्या होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे। होमो एटॉमिक कहने का मतलब जिसमें दोनों एटम्स जो है सेम हो, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के बॉन्ड्स, Br2 के बॉन्ड्स, Cl2 के बॉन्ड्स, F2 के बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम्स के बीच बन रहे बॉन्ड्स जो है क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। और जो हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड्स होंगे, हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, पोलर होंगे। हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड जो है पोलर होंगे। जैसे कि हमने अभी बोला HCl के बॉन्ड पोलर हैं, HF के बॉन्ड पोलर हैं, HBr के बॉन्ड पोलर है, ठीक है, CH3Cl बॉन्ड पोलर है, CH3OH के बॉन्ड पोलर है। ये सारे बॉन्ड जो है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो बॉन्ड जो है पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे जो है अलग अलग एटम्स जो है बॉन्ड बना रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। यहाँ से आप एक चीज और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है तो भी मोर डाइपोल मोमेंट होगा, मोर डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है डाइपोल मोमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने समझ लिया, अब बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये जो बेस्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बेस्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट जो है। पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस होता है, कौन सा, शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड है पहले से, जैसे अभी हमने देखा HCl में जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करके एक जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो ये जो आपको जो दिखने को मिल रहा है इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो दिख रहा है उसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें आपको समझ आनी चाहिए। पहला चीज, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्परेरी नहीं होता है। दूसरा चीज, ये डेवलप करता है पोलैरिटी को, बॉन्ड में जो है पोल्स जनरेट होते हैं। हमने अभी देखा कि जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो इसके कारण से इस पे जो पोल्स जनरेट होते हैं, पोलैरिटी डेवलप होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसमिटेड थ्रू चेन, है ना, यहाँ पास हमने देखा कि नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, कि ये जो इफेक्ट है वो जो चेन्स के थ्रू जो ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है एक बॉन्ड है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। हमको पता है यहाँ जो क्लोरीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इन सबसे कंपेयर में, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने के कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इस बीच के इलेक्ट्रॉन्स को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है बहुत ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर डेल्टा पॉजिटिव,
ठीक है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। आपको ये समझ आना चाहिए कि जब जब डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की बात होती है तो पहले भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड था, लेकिन इस पर जो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी कंपेयर में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा कि अब ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। फिर इस पे क्या आ जाएगा, इस पर भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इसने अट्रैक्ट किया ना, इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहे हैं तो इस पे भी हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कंपेयर में ये कम होगा, ठीक है, इसके कंपेयर में ये कम होगा। इस कारण से मैंने 2 बार स्लाइड चार्ज लगाया, 2 बार डेल्टा लगाया है, जो कि बहुत कम को दर्शाता है, ठीक है। अगेन फिर से यही चीजें होंगी, अगेन यहाँ पर जो है डेल्टा 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 प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज के कारण से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पर ये तो बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है यहाँ पास बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पास बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पास उससे कम, और यहाँ पास और भी कम, और यहाँ पास तो ना के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से जो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है लेंथ बढ़ने के साथ, ये जो चेन की जो लेंथ बढ़ने के साथ जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसी चीज को अपन बोलते हैं कि ये जो है ट्रांसमिट होता है चेन के थ्रू, चेन के थ्रू वो ट्रांसमिट तो हो रहा है, इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण से इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो इफेक्ट है उसके जो इधर भी ट्रांसमिट हो रहा है, बट वो जो है धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। और इसी चीज को हमने बोला कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जो है बॉन्ड्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, ये जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्लस आई, एक तो होता है प्लस आई, दूसरा होता है माइनस आई। प्लस आई कहने का मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एटम और ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ग्रुप को अपन जो प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। और कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको अपन बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, और इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, हाइड्रोजन से, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ग्रुप है, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे पास एक ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन के अट्रैक्शन उससे कम है, मतलब ये जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप को मैं बोलूंगा माइनस आई, ऐसे ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, माइनस आई बोलूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ही कोई ग्रुप है जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है, हाइड्रोजन की तरफ भेज रहा है, तो ऐसे ग्रुप को मैं बोलूंगा प्लस आई, ऐसे ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, प्लस आई ग्रुप बोलूंगा, माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, इस तरह से इसको हम जो है बोल सकते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं माइनस आई ग्रुप के बारे में। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं माइनस आई ग्रुप्स के बारे में कि हमारे पास जो नेगेटिवली इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं उसके कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑर्डर मैंने लिख के रखा है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ है उसको समझने में आपको हेल्प करेगा, ठीक। पहले आपका आता है OF2 प्लस, फिर आता है OR2 प्लस, NF3 प्लस, NCl3 प्लस, NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, फिर साइनाइड, फिर जो है COOH, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एरोमेटिक ऑक्साइड्स आते हैं, फिर एलिफेटिक ऑक्साइड्स आते हैं, फिर OH ये आता है। फिर इस तरह से आपको जो है एक ऑर्डर देखता है, ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो है इजी होने वाला है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस आई ऑर्डर के बारे में, ठीक है। हमारे पास जो कुछ ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिख करके रखा हुआ है, जिनकी प्लस आई पावर जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जैसे कि ड्यूटेरियम, उससे ज्यादा होता है CH3, देन उससे जो होता है आपका CH2R, फिर CHR2, CR3,
फिर CO माइनस, O माइनस, NH माइनस और CH2 माइनस, ये जो है आपको एक ऑर्डर देखने को मिलता है और इस ऑर्डर को आपको फॉलो करते हुए जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, तो इसको आप जो है नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आयोनिक कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आयोनिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं अपन। आयोनिक कैरेक्टर क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आयोनिक कैरेक्टर जो है हमको पता है, जैसे मैंने बोला कि पोलैरिटी जो है डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। ठीक है, तो आई इफेक्ट भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा उस बॉन्ड की जो आयोनिक कैरेक्टर है वो उतना ही अधिक होगा, है ना। जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाएगा, उतना ज्यादा वो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स हमको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की बात करें तो इसमें जो ट्रिटियम का जो प्लस आई इफेक्ट है, इसमें से ट्रिटियम का जो प्लस आई इफेक्ट है वो ड्यूटेरियम से ज्यादा, ड्यूटेरियम को जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर के बेस पर मैं बोल सकता हूं कि इसमें से जो है सबसे ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा, Ct3 जो लगाएगा, फिर Cd3, फिर CH3। इस तरह से आपको एक ऑर्डर देखने को मिलेगा जो कि प्लस आई ग्रुप के जो ऑर्डर्स हैं उसमें। ठीक, नेक्स्ट बात कर ले अपन एल्किल ग्रुप के जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। कौन सा एल्किल ग्रुप जो है, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितने भी R मतलब एल्किल ग्रुप होते हैं वो जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। इस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो उसका जो प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, उसको प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर CH3 है, एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो इस कारण से इसके दो कार्बन वाले का और वो एक कार्बन वाले का जो है कंपेयर करें तो एथिल ग्रुप का जो है मैथिल ग्रुप से जो है ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। और इसी तरह से इंक्रीज होते जाता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने के साथ जो है प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होते हुए हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। अगर क्या हो हमारे पास जो है नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज है बट नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब क्या करें। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना होता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाता है तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा जो है आपका प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पे जो है 3 ब्रांचिंग है, एक ब्रांच हो गया और दूसरा, और इस तरह से 3 टाइप के जो ब्रांचिंग है इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें केवल 2 ही टाइप के ब्रांचिंग है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है वो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। इसमें 3 ब्रांचिंग होने के कारण से इसका जो प्लस आई इफेक्ट है ज्यादा होगा, इसमें 2 ब्रांचिंग होने के कारण से इसका प्लस आई इफेक्ट जो है कम होगा। ठीक है, समझ आ गया मेरे ख्याल से, ये चीज समझ आया चीज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट प्लस आई की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्लस इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, पहले तो जितने भी मेटल होते हैं सबके सब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इस कारण से वो हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रखने की कोशिश करेंगे। इस कारण से वो क्या होंगे, सारे के सारे प्लस आई ग्रुप वाले हो जाएंगे। दूसरा चीज, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, हालांकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वो जो है प्लस आई की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है ना, इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्शन होगा जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूर करने की कोशिश करेगा। जैसे कि O माइनस, O माइनस जो है क्या करेगा, O माइनस क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। NH माइनस ये भी प्लस आई ग्रुप होगा। कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है तो भी प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से एप्लीकेशंस पाए जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट बात कर लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक, एसिडिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है, कोई भी एसिड है, सिंपल सी बात है,
कोई भी एसिड जो है जितना ज्यादा H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उतना ज्यादा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक फॉर्मिक एसिड है, एक जो है मेरे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, अगर ये H+ यहाँ से डोनेट कर दे, H+ अगर यहाँ से डोनेट कर रहा है तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ जो है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनते दिखेगा और सेम चीज यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस H+ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो कोई भी एसिड है उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ जो है नेगेटिव चार्ज, है ना, जो कॉन्जुगेट बेस होता है जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कोई भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है तो वो जो एसिड है उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वही चीज कंपेयर करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट की बेस करके कि इसमें से जो है कौन ज्यादा कॉन्जुगेट बेस जो है कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं पहले, ठीक, पहले बात कर लेते हैं इसकी। अब देख रहे हैं कि बाकी स्ट्रक्चर दोनों में सेम है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में सेम है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके माइनस से दोनों सेम है, बस इसमें डिफरेंस है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जो है CH3 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, वहां CH3, बस यही डिफरेंट है। हमको पता है कि हाइड्रोजन और CH3 में जो है इसका जो प्लस I पावर है वो ज्यादा होता है और इसका जो है कम होता है, ठीक है। अगर ये प्लस I पावर इसका कम है तो ये जो है हाइड्रोजन जो अपने इसकी इलेक्ट्रॉन्स को दूर कम भेजेगा, लेकिन ये क्या करेगा, अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसको जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, कार्बन की तरफ क्या करेगा, भेजेगा। इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन और उसकी तरफ जा रहा है, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और उधर शिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ जाने के कारण से ये जो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास इलेक्ट्रॉन चूंकि उस साइड जा ही नहीं रहा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज हो क्या होगा, स्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाने के कारण से, यहाँ पास लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज और इसके कारण से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर अनस्टेबल है तो एसिडिक कैरेक्टर जो है उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसी कारण से हमको पता है कि फॉर्मिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसके कंपेयर में, एसिडिक एसिड के कंपेयर में। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आया होगा। कारण क्या है, यहाँ पर जो CH3 ग्रुप लगा होता है एसिटिक एसिड में, वो जो है क्या होता है, प्लस I ग्रुप होता है, और प्लस I ग्रुप होने के कारण से जो कॉन्जुगेट बेस जो बनता है इस एसिड का वो जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि एसिडिक कैरेक्टर जो है कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और ये एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट का। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर वो डिक्रीज कर रहा है उस साइड से तो जो है बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा पा रहा, अगर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको मैं पहले सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ आपको जो 3 F दिख रहे हैं, 3 फ्लोरीन है, यहाँ 2 फ्लोरीन है, या एक ही फ्लोरीन है। ठीक है, उनमें तो फ्लोरीन है भी नहीं, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें जो है CH3 है। हमको पता है कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो माइनस आई ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें 3 है मतलब 3 माइनस आई होगा। ठीक है, 3 जो है माइनस आई होगा, तीनों फ्लोरीन के जो माइनस आई होंगे इस कारण से बहुत ज्यादा होगा। इसमें जो है, इसमें कितने माइनस आई होंगे, 2 फ्लोरीन ग्रुप के माइनस आई होंगे, इसमें केवल 1 है। इसका तो आप 0 मान सकते हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड लिया था। यहाँ जो है आपका जो CH3 वो तो प्लस आई ग्रुप होता है, वो क्या होता है,
प्लस आई ग्रुप होता है, ठीक है। अगर ये प्लस आई ग्रुप है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो इधर भेजेगा, जिससे जो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन उधर भेज रहा है तो जो है ऑक्सीजन जो है उस H+ को डोनेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। इसको समझने का एक तरीका आपको ये भी बताया जाता है, एक तरीका आपको ऐसा भी बताया जा सकता है कि यहाँ जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की तरफ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा वो पुल करेगा H+ आसानी से वहां से डोनेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर खेल क्या हो रहा है कि जो CH3 वो इलेक्ट्रॉन पहले से ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। अगर ऑक्सीजन की तरफ पहले से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या वो उधर से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा? नहीं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पहले से उसको मिल रहा है ना, तो उधर से क्यों और खींचेगा, उधर से इलेक्ट्रॉन वो पुल करना ही छोड़ देगा। इस कारण से जो H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा। अगर वो H+ डोनेट नहीं कर पा रहा है मतलब वो एसिड अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, एसिड तो अच्छा होगा नहीं। लेकिन इनके कंपेयर में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन सॉरी फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, -I लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास थोड़ा बहुत भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसको जो वो ग्रुप है पूरी तरह से डिक्रीज कर देगा, बहुत ज्यादा उधर से खींच लेगा, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कम तो किधर से खींचेगा, फिर वो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेगा। अगर हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल कर पा रहा है तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है आसानी से निकल सकता है, यहाँ से आसानी से H+ के रूप में इसको डोनेट कर सकता है। तो इस कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस का जो डोनेशन है यहाँ पर इजियर है, वहां पर जो है बहुत डिफिकल्ट है। और सेम चीज यहाँ फ्लोरीन ग्रुप बनने से इसकी जो H+ निकलने की जो टेंडेंसी है, H+ डोनेट करने की जो टेंडेंसी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसमें और भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका तो अप्रोक्स न्यूट्रल बोल सकते हैं आप जो है इनके कंपेयर में। बट इसमें और इसमें कंपेयर हमने अभी किया, फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। हमको पता है फॉर्मिक एसिड की जो एसिटिक एसिड की कंपेयर में ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को आप जो है ध्यान से बनाना चाहें तो ये जो है आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। कारण इसमें 3 -I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें तो नहीं है, उसमें +I ग्रुप है। इस कारण से उसका जो है एसिडिक कैरेक्टर बहुत लोएस्ट होगा और इसका हाईएस्ट होगा, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसको देख लेते हैं अपन। हमारे पास यहाँ पर जो है फ्लोरीन है, यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है हमारे पास, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमको पता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर -I इफेक्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से जो फ्लोरीन का -I ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा डिक्रीज करेगा इस ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा डिक्रीज कर पाएगा, ये जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करेगा। ये जो है उससे कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, ये तो और भी कम, और ये लगभग ना के बराबर बोल सकते हैं अगर कंपैरेटिव बोलो तो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम देख सकते हैं इन चारों में जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये डिक्रीज करे तो यहाँ से H+ का रिमूवल जो है इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो H+ का जो रिमूवल है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को जो है अगर ये डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से H+ का रिमूवल इजी हो जाएगा। इसमें उसके कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट है, ये और डिफिकल्ट, और वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा H+ डोनेट कर पाना। अगर ये ज्यादा आसानी से H+ डोनेट कर रहा है तो ज्यादा एसिडिक है, ये कम और ये कम और उससे सबसे कम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑर्डर जो है ये फॉलो होना, ये ऑर्डर फॉलो होते हुए आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो इसी जो मैंने एग्जांपल जो दिए हैं उसी के बेस पर जो है मैंने एक कॉमन ऑर्डर निकाला है। यहाँ X जो है आपका हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। अगर हेलोजन ग्रुप अगर सेम ही हेलोजन है तो अगर हेलोजन ग्रुप अगर बढ़ते जा रहे हैं, उनके नंबर्स ज्यादा हैं तो उसका जो -I इफेक्ट ज्यादा होगा। -I इफेक्ट होने के कारण से ये जो H+ का रिमूवल है वो इजी हो जाएगा और इस कारण से आपको जो है कुछ ये वाला ऑर्डर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, इसकी बात कर लेते हैं। हमने बोला था सर कि जो I इफेक्ट है वो जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
यहाँ पास आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पास फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पास 3 कार्बन का गैप है, 2 कार्बन का गैप है, यहाँ पास 1 ही कार्बन का गैप है। तो हमारा जो फ्लोरीन ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप से बहुत दूर है, एक थोड़ा नजदीक है, वो और नजदीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर सकता है। ये जो है उससे कम, ये जो इलेक्ट्रॉन को उससे कम डिक्रीज करेगा, और ये जो है इसका जो माइनस इफेक्ट है बहुत ही कम लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है इधर तो बहुत ज्यादा खींच लेगा, लेकिन यहां तक पहुंचने तक उसका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी होगी। लेकिन ये वाला फ्लोरीन जो पास में होने के कारण से आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, इस कारण से ये जो ज्यादा माइनस इफेक्ट लगाएगा और ये जो है कम। ठीक है, और हमको पता है अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ठीक है, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, मींस ये आपको ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर होता है हमारा बेसिक कैरेक्टर। हमने बेसिक कैरेक्टर आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि जो प्लस आई इफेक्ट की प्रोपोर्शनल होता है। अगर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़े होंगे आपकी लोन पेयर वाले एटम से, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। क्यों? समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उस पर एक लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन ही है ना वो। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है आर ग्रुप है, हमको पता है एल्किल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप होता है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, तीनों की तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसकी तरफ पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तीन जो है एल्किल ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ भेज दिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं उसकी साइड रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अगर रिपल्शन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर रहा है, मतलब वही तो लुईस एसिड होता है ना, वही तो होता है ना। लुईस एसिड क्या होता है, सॉरी लुईस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, डोनेट कर पाए, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर वो इजीली डोनेट कर रहा है तो इजी बहुत अच्छा वो बेस होगा। तो ये जो है 3 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत इजी है। इसमें 2 ग्रुप है तो इसके कंपेयर में कम इसके कंपेयर में हो जाए उतना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। इसमें तो और ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इन दोनों कंपेयर में और ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और अमोनिया में तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो कि अच्छा खासा प्लस आई ग्रुप लगाता हो, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का निकलना इन तीनों के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस कारण से जो है अगर ऑर्डर फॉलो किया जाए तो इसमें जो है प्लस आई ग्रुप जो है इसमें ज्यादा, इसमें कम और उसमें तो है ही नहीं। तो इस कारण से इसका जो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, फिर कम और इस तरह से आपको फॉलो होते हुए मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको फॉलो होते हुए मिलेगा। अगर हम इसी की बात करें तो क्या है एक्चुअली में, ये अमीन्स हैं। ये क्या है एक्चुअली में? अमीन है। ठीक है, अमीन्स हैं। तो अमीन्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि 3 डिग्री जो अमीन्स हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, 2 डिग्री वालों से कम, 1 डिग्री वालों से कम, और लास्ट में आपका अमोनिया आता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बारे में। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बारे में हमारे पास जो है थर्ड एप्लीकेशन होता है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स क्या करता है? ये जो डिपेंड करता है हमारा कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी पे। कार्बोकेटायन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन कार्बोकेटायन मैं बता देता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। हमारे पास जो है जैसे कि अभी आपने देखा CH3 Cl ऐसा जो ग्रुप है, ये हमको पता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब पूरी तरह से ये खींच लेगा तो क्या बन जाएगा? ये जो है ये बन जाता है CH3। अब दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला गया तो इसमें प्लस आ जाता है और ये जो है Cl माइनस बना लेता है। तो ये जो CH3 प्लस बना हुआ है इसी को बोलते हैं अपन कार्बोकेटायन, इसी को बोलते हैं
कैटायन, ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यही चीज है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब कोई एल्किल ग्रुप उसके साथ कोई हैलोजन, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी ये किस पे डिपेंड करता है कि जो बनने वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो कितना स्टेबल बनेगा, वो कितना स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि CH3 निकल गया तो इस पे एक प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ से सॉरी Cl निकल गया तो यहाँ से Cl निकल जाएगा तो इस पे प्लस आएगा, सेम चीज यहाँ से Cl निकलेगा तो इस पे प्लस, यहाँ पे Cl आएगा तो इस पे प्लस, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है, हमको पता है प्लस कहने का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन वहां पास डेफिशिएंट है, मतलब बहुत कम है वहां पास, इलेक्ट्रॉन कमी है वहां पास। तो इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को अगर कम करने के लिए कोई प्लस आई ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भेज रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है उस प्लस की तरफ भेज रहा है, प्लस वाले कार्बन की तरफ भेज रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? अरे प्लस है, उसकी तरफ मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं उसको, तो प्लस क्यों रहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हो, सर इस पर पॉजिटिव चार्ज तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो +3 ग्रुप 3 है, 3 जो ऐसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप है, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है डिक्रीज करने के लिए हमारे पास केवल 2 ही ग्रुप है, तो इस पर जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा कम डिक्रीज होगा। यहाँ पास एक ही ग्रुप है तो ये तो और भी कम, और उसमें तो कोई है ही नहीं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना डिक्रीज होने वाला नहीं होता, एज इट इज रहने वाला है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो क्या स्टेबल नहीं हो जाएगा क्या? चार्ज कंपाउंड जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा अनस्टेबल, अगर इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होते जा रहा है तो वो स्टेबल होते जा रहा है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसमें ये ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ 3 ग्रुप हैं जो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहे हैं, 2 ग्रुप है, यहाँ एक है ही नहीं, तो इस तरह से जो है ये ऑर्डर फॉलो होते हुए हमको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिएक्टिविटी के, है ना। तो जितना ज्यादा एक कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव बनेगा। तो इस कारण से हमारा जो है 3 डिग्री वाला जो एल्किल हैलाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री वाला कम, 1 डिग्री वाला और भी कम, और लास्ट तो आपको जो है मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड जो है होगा। इस तरह से जो है आपको रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बारे में समझ आना चाहिए। जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ज्यादा जो है कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और उतना ज्यादा जो है आपका एल्किल हैलाइड जो है रिएक्टिव होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास होता है फोर्थ हमारे पास जो क्या है एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव हो निगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पास हमको पता है इसमें से जो है इसका जो 3 डिग्री है ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ये 2 डिग्री, ये जो है 1 डिग्री, ठीक है। तो हमको पता है कि 3 डिग्री का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, तो इस कारण से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी ज्यादा होगा। इस तरह से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखने को मिलेगा। यहाँ हमको पता है कि I है, Br है, Cl है, माइनस है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमको पता है कि माइनस I इफेक्ट हमको पता है कि क्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का, है ना। तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उसी के अनुसार जो है इस प्रकार से ऑर्डर फॉलो करते मिलेगा। ये ज्यादा आई इफेक्ट दिखाता है, ये कम और ये कम, इस कारण से जो है इसका जो है डाइपोल ज्यादा, कम, फिर कम और फिर कम, ऐसा होते हुए आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। एस्टिमेशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन है, फिफ्थ एप्लीकेशन जो है हमारा क्या, हम जो है किसी भी बॉन्ड के जो है आयोनिक कैरेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100, ठीक है। हमारा जो प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आएगा उसको ऊपर रखिए, आपने जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया वो नीचे, और इनटू 100 कर दे तो आपको जो है
कितने परसेंट उस बॉन्ड में जो है आयोनिक कैरेक्टर है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आपको इन दोनों की वैल्यू दी हुई होगी और उसको जो है आप इस फॉर्मूले में रख करके बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा बात करने की चीजें और है नहीं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला चीज ये होता है, इसमें जो है आपके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उसका कंप्लीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। और ये जो है टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पास, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पास जो है आपको पता होना कि ये H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है जब भी ये रिएक्शन करने जाता है। ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है H प्लस को पकड़ेंगे और ये कुछ ऐसे बना लेते हैं CH3 CH, यहाँ से एक H जुड़ा, यहाँ पास CH और CH3। अब चूंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन, जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने चला गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूर चला गया उससे, तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उस कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब उस प्लस के साथ जो आपका Cl माइनस है वो जाकर के अटैच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब परमानेंटली अपना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, सॉरी परमानेंट बोलता हूँ, वो जो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली अपना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और इस पर जो है Cl, इस तरह से जो है आपको बॉन्ड बनते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रेजोनेंस क्या होता है? अभी हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट देखा वो जो है सिग्मा बॉन्ड्स में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस हमको देखने को मिलता है किसमें? पाई बॉन्ड्स में। कहां देखने को मिलता है? पाई बॉन्ड्स में देखने को मिलता है। क्या होता है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस होता है, ये होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल, है ना, उसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन, सॉरी रेजोनेंस। जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें अगर ये पाई बॉन्ड अपने आप को डीलोकेलाइज कर रहा है तो ये क्या बना लेता है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब देख रहे हैं कि इसमें जो है पाई बॉन्ड्स जो है मूव हो रहे हैं अपनी जगह से, है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने जगह से मूव हो रहे हैं, जिसके कारण से जो इनकी स्ट्रक्चर है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलना चाहिए, है ना। एटम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसको जो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोला इसलिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो है एक ही मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं पाई बॉन्ड्स के ट्रांसफर के कारण से, उसको अपन बोलते हैं क्या? रेजोनेंस। इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं कि रेजोनेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होता है अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स पाए जाने चाहिए उसमें। ठीक है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स पाए जाने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एडजेसेंट एटम के पास जो है p ऑर्बिटल होना जरूरी है। p ऑर्बिटल नहीं है तो नहीं बनने वाला, तो p ऑर्बिटल होना भी जरूरी है। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन होता है, p ऑर्बिटल मस्ट लाई इन अ सेम प्लेन। अगर एक प्लेन में नहीं है तो भी नहीं बनने वाला काम। हमको पता है कि p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे के 90 डिग्री में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दो जो एडजेसेंट एटम है उनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो जो सेम प्लेन में होने चाहिए, जो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी आपका रेजोनेंस वहां पर पॉसिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो जो है आपको जो है परपेंडिकुलर मिल रहा है और एक जो है हॉरिजॉन्टल मिल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जो है आपको पता होनी चाहिए रेजोनेंस के लिए। ठीक है, कैसे होता है देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो है CH के बीच यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है इस तरह से, और इनके बीच एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, कैसे पाई बॉन्ड बना होगा इसको एक बार ध्यान से देखो। पहले हमको पता है कि इनके पास क्या होगा, इसके पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, कौन सी? साइड वाइज
ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं तो आपको जो है यहाँ पास पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड बना, सेम चीज यहाँ पर भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, पाई बॉन्ड देखने को मिला, ठीक है। तो इस बीच क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ चले जाते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से शिफ्ट होकर के इस कार्बन पे चले जाएं, तब क्या हो जाएगा, अब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया तो इसके बीच तो पाई बॉन्ड आ गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना तो इस पे आ जाएगा खाली जगह मतलब प्लस, खाली जगह मतलब प्लस। इसके पास एक ही था लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका स्ट्रक्चर है। बट इसी का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हैं CH2 है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ CH है, इनके बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ जो CH2 है उस पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलता है और यही इसी प्रकार से जो है आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं लंबी श्रृंखला बना दूं, एक लंबी सी चेन बना दूं तो उसमें भी आपको इसी तरह से जो रेजोनेंस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है, रेजोनेंस से हो क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। रेजोनेंस से क्या होता है, पहला तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज, है ना, जो मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सीधी सी बात है सर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी ज्यादा है स्टेबिलिटी कम होगा, और अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। पहला चीज हो गया फॉर्मेशन ऑफ चार्ज कंपाउंड बिकम इजियर। ये क्या बोल दिया सर, बिल्कुल होता है, कैसे, मैं आपको फिनॉल का एग्जांपल दे देता हूं। ये फिनॉल है, ठीक है। अगर फिनॉल जो है एसिडिक होता है, इसका मतलब वो जो है यहाँ से एक H+ को रिमूव कर दे रहा है, मतलब H+ डोनेट कर देता है और कुछ इस तरह से O- बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन जिसको बोलते हैं। ये क्या आपका फिनॉल है और ये जो है फिनॉक्साइड है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है। ये दो चीजें बनती है, फिनॉल से फिनॉक्साइड बनने के बीच जो H+ डोनेट कर दिया जाता है और इस तरह से जो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस बनता है जिसको अपन फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। यहाँ जो चार्ज कंपाउंड बन रहा है, चार्ज पार्टिकल बन रहा है, चार्ज स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो है रेजोनेंस कर पाता है, इधर इस तरह से रेजोनेंस कर पाता है और बना लेता है कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज है, यहाँ पास जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने आ रहे हैं और इसके दो इलेक्ट्रॉन जो इस पे चले जा रहे हैं तो इस पे जो है माइनस आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अगेन ये क्या करेंगे, माइनस चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा और ये जो इस तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और मैं यहाँ बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अगेन ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और फिर से एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरह से, इसमें यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है इस तरह से, और यहाँ माइनस चार्ज, ठीक। अगेन क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये वाला पाई बॉन्ड वापस यहाँ चले जाएंगे और ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको O-, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो माइनस चार्ज है ऑक्सीजन से अब यहाँ नहीं है, उसमें भी नहीं है, सॉरी यहाँ H मैंने बना दिया, गलत है, H नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इस पर जो है कोई चार्ज नहीं ऑक्सीजन पे फिलहाल, है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस कारण से इसका जो चार्ज यहाँ पास होना चाहिए था वो जो है डिसलोकेट हो गया है, वो जो है डीलोकलाइज्ड हो गया है, जिसके कारण से अब वो माइनस चार्ज वहां मिलेगा नहीं, तो वो रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है, उसका रिएक्शन आसानी से होगा नहीं। तो ये जो O- जो कॉन्जुगेट बस फिनॉक्साइड आयन वाला है वो नेगेटिव चार्ज है, बार बार डीलोकलाइज होकर के अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, अपनी जगह को बार बार चेंज करके खुद को क्या कर पा रहा है, स्टेबल कर पा रहा है। तो इस कारण से जो माइनस चार्ज फॉर्म होने वाला जो फिनॉक्साइड आयन है या फिर कोई भी ऐसे नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस कर पा रहा है वो जो इजिली फॉर्म हो सकता है क्योंकि वो रेजोनेंस करके जो अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको
चार्ज कंपाउंड जो है फॉर्म होते हुए मिलते हैं रेजोनेंस के कारण से, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। हालांकि हमने बोला क्या, अभी हमने बोला कि रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये चीज भी हमको ध्यान में रखना होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो जो है मोस्टली स्टेबल होता है किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पास हमने देखा क्या, रेजोनेंस करके जो नेगेटिव चार्ज है वो जब हाइड्रोजन कार्बन पे जो है जा रहा है, बट मोस्ट स्टेबल तो यही वाला स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यही होगा उसका, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास जो है जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करके हम जो है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताते हैं, जिसमें आपको इंडिकेट किया जाता है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पास जनरेट हो सकता है और कहाँ कहाँ पास जो है पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम जो है इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि इसी का मैं जो आपको बना करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन की बात कर लेते हैं, इसी की बना लेते हैं। हमारे पास एक जो है बेंजीन का रिंग है, देखो जो बॉन्ड मूव नहीं कर रहे हैं उसको हम एक हार्ड लाइन से दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे कि सारी जो सिग्मा बॉन्ड जो अपनी जगह पे स्टेबल है वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्ड भी कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है हार्ड लाइन से दिखाने जाने वाले हैं। बाकी जो पाई बॉन्ड से मूव कर रहे हैं अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, तो उसको जो अपन डॉट लाइन से दिखाते हैं। उसको अपन किस लाइन से दिखाएंगे, डॉट लाइन से। यहाँ पास कभी पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, कभी कभी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देख रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे पाई बॉन्ड पाया जाएगा। इस तरह से मैंने जो चारों ओर जो इसमें इस तरह से डॉटेड लाइन बना दिए, हमको तो यहाँ भी पाई बॉन्ड दिखा है, तो यहाँ भी डॉटेड लाइन। और जहां जहां पास जो आपका चार्ज बन जनरेट हो रहा है, एक बार यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, वहां माइनस, जहां जहां माइनस चार्ज जनरेट हो उसको हम जो है डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, डेल्टा माइनस से। ये जो है उसका क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाता है। इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये डेल्टा माइनस क्यों, क्योंकि परमानेंट यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं रहने वाला है, वो जो है हमेशा जो है डीलोकलाइज होते रहेगा। इस कारण से उसको जो हमने डेल्टा माइनस बताया, क्योंकि वो बहुत कम समय के लिए वहां पर रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड्स के बीच कैसे रेजोनेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, अल्टरनेट जो है पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, अल्टरनेट जो है पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या है आपको रेजोनेंस होते हुए देखने को मिलेगा। ये पाई बॉन्ड्स जो है यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा आपको CH2 प्लस, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गए हैं, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इस तरह से जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए देखने को मिलेगा। चूंकि पाई बॉन्ड्स के बीच हो रहा है ना, इसमें पाई बॉन्ड्स ही इन्वॉल्व है, इस कारण से इसको हम जो है पाई बॉन्ड्स वाले जो रेजोनेंस है वो बोला जाएगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड्स इज पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, कैसे, जैसे कि CH2 CH2 सॉरी CH2 और CH2 और CH2 नहीं होना चाहिए, CH2 और पॉजिटिव। कुछ इस प्रकार से हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा CH2, इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इस पर प्लस सिंगल बॉन्ड हो गया, CH यहाँ पर डबल बॉन्ड, CH यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ चले गए आपकी डबल बॉन्ड और ये जो CH2, अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पास इसके पास आ जाएंगे तो इसका जो प्लस है हट जाएगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहे हैं इस कारण से इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है पाई बॉन्ड्स में और प्लस चार्ज में रेजोनेंस होते हुए देखने को मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जब हमारा जो पाई बॉन्ड है वो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस करता हुआ मिले। बहुत इजी है,
ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, ऐसा कुछ है, ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर। जब ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा CH2, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस CH और यहाँ बस डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से जो आपको रेजोनेंस देखने को मिले तो इसमें जो है पाई बॉन्ड और माइनस चार्ज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से इसको अपन इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड विथ माइनस चार्ज, रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर के साथ कैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और हमारे पास है OH। हमको पता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है जिसमें से एक को जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा सकता है। तो जब ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो है इस तरह से, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए तो इस पे माइनस चार्ज CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पास डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया, इस कारण से इस पे प्लस, इस तरह से, ठीक है। जब पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो रेजोनेंस कर रहे हैं तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है एप्लीकेशंस ही है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है कैसे आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस कैसे आप उसको जानते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। अभी मैंने आपको फिनॉल का जो है क्या बताया था, कहाँ गया फिनॉल, फिनॉल फिनॉल, हाँ ये मैंने अभी आपको जो है फिनॉल का जो है रेजोनेंस बताया। तो फिनॉल क्या करता है, जैसे H+ डोनेट करता है, जैसे H+ डोनेट करता है उस पर जो माइनस चार्ज आता है वो किस तरह से रेजोनेटिंग होकर रेजोनेंस कर करके जो है अपने आप को स्टेबल कर पाता है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल कर पाता है। फिनॉक्साइड आयन जो है स्टेबल होता है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण से स्टेबल हो पाता है। और जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा उसका H+ डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, उतना ज्यादा H+ डोनेट करने की टेंडेंसी। क्या होता है एसिडिक नेचर जो है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जिसको आप जो है और बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा एनायन जो बनने वाला एनायन है वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। और हमने देखा अभी फिनॉल के बारे में कि जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है उसमें से जब H+ वो डोनेट करता है, जैसे वो H+ डोनेट करता है, H+ डोनेट करने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो फिनॉक्साइड आयन क्या कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू जो है स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। ये फर्दर जो रेजोनेंस करता है, हमने अभी अब देखा है इसको, ठीक है, फर्दर यहाँ पास रेजोनेंस करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाएंगे, ठीक। अगेन ये रेजोनेंस कैसे होता है, ये रेजोनेंस जब यहाँ होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और माइनस चार्ज यहाँ जनरेट होगा और ये जो है लास्ट टाइम जब रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे। इस तरह से एक रेजोनेंस कर पाता है, जिससे ये जो बनने वाले जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन जो है स्टेबल हो पाता है, ये जो है स्टेबल हो पाता है, ठीक है, स्टेबल क्यों, रेजोनेंस के कारण से, इसके कारण से रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इस कारण से जो है आपको जो है फिनॉक्साइड आयन जो है इसका एसिडिक नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। इस कारण से जो आपको फिनॉक्साइड आयन जो है या फिर फिनॉल जो है क्या होता है, एसिडिक
होता है, एसिडिक नेचर शो करता है हमारा फिनॉल। क्यों? क्योंकि बनने वाला जो एन आयन है या फिनॉक्साइड आयन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के बारे में। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास एमीन एनिलीन की एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, क्योंकि एनिलीन्स में आपको जो है ये रेजोनेंस अच्छे से समझ आएगा। जब बेंजीन के ऊपर जो है NH2 ग्रुप लगा होता है तो उसको आप एनिलीन बोलते हैं। ये क्या है आपका एनिलीन होता है। इस एनिलीन की जब बात करते हैं तो यहाँ जो नाइट्रोजन के पास जो एक जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोन पेयर। ठीक है, ये जो लोन पेयर होता है, जब इस लोन पेयर की बात करते हैं तो ये लोन पेयर क्या कर पाता है आपका, ये लोन पेयर क्या करेगा, देखो आपको पहले तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लुईस बेस क्या होता है। लुईस बेस एक ऐसा स्पीसीज ऐसा मॉलिक्यूल जो एक लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ना, उसको बोलते हैं लुईस बेस, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन है, एक नॉर्मल एमीन की जब बात करते हैं, एक नॉर्मल एमीन जैसे कि CH3 NH2 मेथिलामीन की बात करते हैं, तो ये जो लोन पेयर है वो इजीली वो डोनेट कर सकता है किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, किसी स्पीसीज को आसानी से डोनेट कर सकता है। इस कारण से क्या होता है, लेविस बेस होता है। कैसा? गुड लेविस बेस होता है। बट यहाँ जो इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट करने की बजाय वो जो है कहाँ चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रेजोनेंस में चला जाता है, जिससे वो जो है कुछ यहाँ माइनस चार्ज इस प्रकार से, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस में जा रहे हैं, इस कारण से प्लस आ जाएगा इस पे। ठीक, अगेन ये माइनस चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा फिर वही घटना यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज और ये और इस तरह से आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, अगेन वही जो हमने फिनॉक्साइड में देखा था वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 प्लस। ठीक, जब ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पास रेजोनेंस करने जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास पहुंच जाएंगे और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से फाइनल स्ट्रक्चर जिसका बनेगा। लास्ट जो हमारा रेजोनेंस होगा यहाँ पास इस तरह से, और NH2 अगेन लोन पेयर उसके पास पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम टाइम जो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल ही नहीं है ना। इसमें से 5 स्ट्रक्चर में से 4 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर लोन पेयर ही नहीं प्रेजेंट है तो क्या उसको डोनेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस कारण से जो है आपका जो बेसिक कैरेक्टर जो है एनिलीन का, वो जो है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों? रेजोनेंस के कारण से। ठीक है, दोनों तरह से इफेक्ट कर सकता है। एसिडिक कैरेक्टर जो है रेजोनेंस के कारण से इंक्रीज हो रहा था फिनॉल का, लेकिन एनिलीन का जो है बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से आपका जो एनिलीन है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है। इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखेगा। अगर आपका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जा रहा है तो उस केस में जो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की बात कर लेते हैं कि हमारा जो कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी हम देख कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर है जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है रेजोनेंस में। यहाँ पास जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये एक कैटायन है। जब ये लोन पेयर जो पार्टिसिपेट करता है इधर, जब रेजोनेंस करेगा क्या बनेगा, CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ देखेंगे कि जितने भी एटम है यहाँ पर सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें क्या है, कार्बन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। इसको मैं बॉन्ड बना करके बता देता हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, 2 इसमें। इस कार्बन के 4 ही हो गए, 2 4 6 8, मतलब इसके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ऑक्सीजन की बात करें 2 4 6 और 2 लोन पेयर है ना, तो इस तरह से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि
जितने भी एटम है उसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण से जो है इस तरह से जो है स्टेबिलिटी जो है कैटायन की इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से जब आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है तो कैटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होते हुए दिखती है जब हम जो है रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास जो एप्लीकेशन होता है रेजोनेंस और बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बेंजीन के एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ठीक है, बेंजीन में आप देख रहे हैं कि 3 तो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेक्ट, 3 जो है डबल बॉन्ड है और बाकी जो है सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हमने रेजोनेंस में देखा है कि ये जो पाई बॉन्ड्स हैं मूव करते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और ये जो है ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि जहां जहां पास आपको जो है डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां सिंगल बॉन्ड आ गया और जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, लगातार ऐसे कंटिन्यूसली जो है मूव करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच जो है परमानेंट डबल बॉन्ड या परमानेंट सिंगल बॉन्ड जो है कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आकर हमको देखने को मिलता है। उसके ना तो डबल बॉन्ड का लेंथ मिलता है ना ही सिंगल बॉन्ड का लेंथ मिलता है, उनके बीच में कहीं पास हमको जो इसका लेंथ देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आप इसको देखेंगे तो कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है वो जो 1.454 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, कितना? 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन अगर आप जो है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसका लेंथ की बात करें तो 1.34 होता है एंगस्ट्रॉम में। लेकिन बेंजीन में ना तो ये सिंगल बॉन्ड वाला लेंथ मिलता है ना ये डबल बॉन्ड वाला लेंथ मिलता है। मिलता क्या है? इन दोनों के बीच वाला, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इन दोनों की बीच की जो वैल्यू है वो देखने को मिलती है, जो कि 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। वो क्या होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। तो हमको यहाँ समझ आता है कि यहाँ तो परमानेंट ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना ही परमानेंट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। इस कारण से हमको जो है वहां पर जो है दोनों से जो है हट करके जो है हमको जो है तीसरा प्रकार का जो है बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है, जो कि दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। डबल और सिंगल बॉन्ड के इंटरमीडिएट जो हमको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है वो होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ की बात आ गई। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्या, एडिशन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। कैसे? एडिशन प्रोडक्ट कहने का मतलब हमको पता है कि ये जो जल का वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। ये जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप से बन सकते हैं। ठीक है, आपको जो एक बार जो है CH3 CH यहाँ पास OH और Cl ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। सेकेंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है कि CH2OH CH2Cl ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है या फिर ये प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, दोनों के चांसेस हैं। बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल बनेगा और ज्यादा मेजर बनेगा। तो इसमें क्या होता है, पहले ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो जो है पहले इस H+ से रिएक्ट करते हैं। H+ से रिएक्ट करने के कारण से क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में CH और इसके साथ ही हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कार्बन यहाँ Cl। अब चूंकि यहाँ देखेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया तो इस पे आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज और हमको यहाँ पास कार्बोकेटाइन बनते हुए देखने को मिलेगा। क्या बनते हुए देखने को मिलेगा? कार्बोकेटाइन बनते हुए देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट जब हम बात कर लेते हैं, इसमें जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस H+ से जुड़ेगा, लेकिन अब की बार यहाँ से जुड़ जाता है CH2 CH, यहाँ पास हाइड्रोजन आकर के जुड़ा, इसकी इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इस पे प्लस चार्ज और Cl। ठीक है, इस तरह से बना। ये इंटरमीडिएट है, बीच में बनने वाला। इसमें कार्बोकेटाइन CH2 पे बन रहा है, यहाँ CH पे बन रहा है। बात आती है कि इन दोनों में से बनेगा कौन ज्यादा जल्दी बनेगा, कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा।
तो बात हमने अभी देखा कि जब जब ऐसा कार्बोकेटायन होता है तो बाजू में कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास लोन पेयर हो जो रेजोनेंस कर सके, तो उस केस में जो ये रेजोनेंस करके यहाँ पर जो है इसको स्टेबल कर पाता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस चीज को, कहाँ आ गया, यार कहाँ चला गया, चलो हाँ ये वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जब इस तरह से स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन देखने को मिलता है तो लोन पेयर रेजोनेंस करता है और यहाँ पर जो है ऑक्टेट कंप्लीट देखने को मिलता है। और इसी कारण से जो है क्या होता है वहां पर जो है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बनता है। सेम चीज यहाँ पर जो है ये जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है स्टेबल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, ये जो है अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण से कम बनेगा और ये ज्यादा बनेगा, ठीक है। और ये ज्यादा बन रहा है तो आगे जो रिएक्शन जो है ये OH माइनस जो बचा हुआ है वो OH माइनस जाकर के इस पर अटैक करेगा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये चूंकि माइनर होगा, माइनर कहने का मतलब इसका जो फॉर्मेशन है कम हो रहा है, ये जो है मेजर होगा, इसका जो फॉर्मेशन है ज्यादा होगा, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो एडिशन भी डिपेंड करता है क्या कि आपका जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो किस कार्बन में बन रहा है और वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है क्या, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है क्या। अगर वो स्टेबलाइज हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। और जो अनस्टेबल है या फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है वो जो है ठीक से आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एडिशन प्रोडक्ट की भी बात यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस एंड बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर की बात करनी होती है तो आप जो है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, है ना। जैसे कि आप नाइट्रोजन की हम NO3 माइनस की बात कर रहे हैं, नाइट्रेट आयन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एक बॉन्ड यहाँ पास प्रेजेंट है, दो यहाँ, तीन यहाँ, टोटल कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास है क्या, यहाँ लिखता हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं, 4 बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओ यहाँ पर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ का डबल बॉन्ड जो शिफ्ट हो जा रहा है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे माइनस, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। अब की बार क्या करेंगे, माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा फिर से हो जाएगा आपका O, इस पे माइनस, ये नाइट्रोजन, यहाँ पास O, यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है O माइनस, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगेन अगर मैं बोलूँ कि ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो फिर से आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 ही बन सकते हैं, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं 3, 4/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 1.11 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ इस तरह से 1.1 के 1.1 इसका जो है वैल्यू आ जाएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है जो 1.1 आ जाएगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 बोलना चाहिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, ठीक है। 1 से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है लेकिन, ठीक। तो इस तरह से जो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपको जो एक आयंस दे दिया जाएगा, उसका जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें जो है इस फॉर्मूले को रख करके जो है आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो आपको जो है ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं, क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। बार बार रेजोनेंस एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कहने का मतलब
हमारा जो भी रेजोनेटिंग हमारा जो भी कंपाउंड जो बन रहा है, जब वो कंपाउंड बनेगा तो वहां से एक एनर्जी रिलीज होगी, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है। जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व मतलब ये प्रैक्टिकली जो आपको पता चलता है वो वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू आपको दी हुई होगी। एंड कैलकुलेटेड हीट ऑफ द फॉर्मेशन जो है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो मोस्ट स्टेबल वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज होती है, उनकी वैल्यूज को जो है आप जब माइनस कर देते हैं तो आपको जो है रेजोनेंस एनर्जी मिल जाती है। उस पूरे कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी उस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, बाकी इसमें और कुछ तो बताने लायक नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी ऐसे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे। रेजोनेंस हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? ये जो एक परमानेंट इफेक्ट होता है पहला चीज। ठीक है, जैसे कि रेजोनेंस की बात कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि आपके जो पाई बॉन्ड से इन्वॉल्व हो रहे थे, लोन पेयर से इन्वॉल्व होते हैं, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। इसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, लोन पेयर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। हमको पता है क्लोरीन के पास जो है 3 लोन पेयर होता है, ब्रोमीन के पास जो है उसके पास भी, और इस तरह से जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेजोनेंस की तरह जो इन्वॉल्व होते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है उसको। ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम कहने का मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस एम कहने का मतलब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, ऐसा कोई ग्रुप जो अपना लोन पेयर जो है दूसरे की तरफ पुश कर रहा है, उसकी तरफ अपने लोन पेयर्स को पार्टिसिपेट करा रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन जो है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि ये सारे के सारे हैं। ठीक है, निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या फिर पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ पुल कर रहा हो, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा हो, पुल कर रहा हो, उसको अपन बोलेंगे माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, अमीन, NH2 है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। ठीक है, OH है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, OR हो गया, SH, SR हो गया, ये सारे जो है आपके प्लस M ग्रुप होते हैं। क्योंकि उनके पास जो लोन पेयर उसको जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा पाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस M ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रो ग्रुप है, वो क्या होता है, NO, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जब जैसे कि यहाँ पास एक बेंजीन का रिंग में अटैच करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं सॉरी, तो ये जो ये क्या होता है, माइनस एम ग्रुप होता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करता है इस तरह से, और क्या बना लेता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या जाएगा, प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन चला गया ना उधर, तो इस पे क्या जाएगा, प्लस, और इधर जो है इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन जो इस पे चले गए तो ऑक्सीजन पे माइनस, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस, और इस पे प्लस पहले से था। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि NO2 ग्रुप जब अटैच हुआ तो इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है वो। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है, इस तरह के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अपन माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। उस तरह के ग्रुप को अपन बोलते हैं माइनस एम। ठीक है, ये सारे ग्रुप जो है माइनस एम शो करते हैं। और ऊपर वाले का भी एक एग्जाम्पल मैं एक बार बना के बता देता हूँ, जैसे कि फिनॉल का स्ट्रक्चर आपने देखा है, जब बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है, फिनॉल जिसको बोलते हैं। जब Cl की बात करता हूँ तो इसके पास जो ये 3 लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर को जब ये शिफ्ट कराएगा तो ये जो है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पास माइनस चार्ज, और ये जो है डबल बॉन्ड Cl, और इस पे प्लस। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो है क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ भेज रहा है, रिंग की तरफ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है। तो ये जो है रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहा है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं प्लस M। और यहाँ जो है NO2 या फिर बाकी जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं माइनस M। ठीक है, तो साइनाइड एसिड ग्रुप, एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और जितने भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं,
-m ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को ऑर्डर को थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये रेजोनेंस करता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है उसको जो है अपन जीरो कार्बन बोलते हैं, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा एच और अल्फा एच, मतलब अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके बीच में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो जब इस तरह से पार्टिसिपेट करने लग जाता है रेजोनेंस में, जिसमें ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आए एक तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना, तो इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का जो रेजोनेंस होता है उसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से आप जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें, और यहाँ पास मैंने आपको एक ही हाइड्रोजन का एग्जांपल देकर के बताया है। ठीक है, एक बार तो ये हो सकता है, दूसरी बार इसी का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो दूसरी बार आपको जो है सेम चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, जब ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पास पार्टिसिपेट कर रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजन, इधर का हाइड्रोजन अभी नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो है, लेकिन ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं किया इस बार, लेकिन ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाएगा, यहाँ पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, सेम चीज ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा एच है, कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है, जो कि क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मेशन होते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसी को अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कॉन्जुगेशन अपन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट इसकी इफेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या इफेक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं पहले। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा उतना ज्यादा आपको डाइपोल मोमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के। हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स की। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स वहां पर दिखेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन है 0, ये अल्फा कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच देखने को मिल रहा है यहाँ पास, 1 2। देखो मैंने बोला ये अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ऐसा नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन वो बीटा हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर इधर और कार्बन होता तो गामा, उधर और होता तो वो डेल्टा, ऐसा होता। ठीक है, तो सिर्फ इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ये तो सब बीटा वाले हो गए, ये भी बीटा, ये भी बीटा, अल्फा तो ये है, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब ये आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप जो डाइपोल मोमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। हमारे पास सी है, अरे मिट जाए यार। ठीक है, हमारे पास जो है जैसे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं, हमारे पास एक एल्कीन है, इधर CH3 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 CH3, ये हमारे पास एक एल्कीन है। दूसरा एल्कीन मैं बना रहा हूं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। देखो इसमें भी क्या है, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन है, ये जो 2 डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े कार्बन है उसको जीरो कार्बन बोलेंगे, और इन कार्बनों से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उनको अपन, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6
9 और 12, इसमें टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन मैंने बोला डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन तो 0 कार्बन है। कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है। कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो इसमें जो है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इसमें 0, इसमें ज्यादा, तो ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस चीज को याद रखिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास। सेकेंड एप्लीकेशन हमारे पास है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर आपकी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन क्या उतना ज्यादा स्टेबल। जैसे कि C+ है, इस पे CH3 और इधर भी CH3 है। ठीक है, मैं इधर CH, इस पे प्लस है, इधर CH3, इधर CH3। नेक्स्ट हमारे पास CH2, इस पे प्लस है और इधर CH3। और नेक्स्ट हमारे पास है CH3+। ठीक, अब देखेंगे कि हमारा 0 कार्बन तो कौन है? 0 कार्बन तो ये है, ये है, ये है, और इसमें तो पूरा का पूरा 0 है। अल्फा कौन कौन है? अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये इसमें अल्फा है, ये उसमें अल्फा ही नहीं। तो इसमें टोटल अल्फा एच कितने हुए? इसमें टोटल अल्फा एच 3 3 3 9 अल्फा एच है। इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 0। हमने बोला सर नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये। ठीक है, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये तो कोई डिग्री ही नहीं है उसका। ठीक है, तो डिग्री पे आप कैसे बोल सकते हैं? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथेन प्लस मेथेन कार्बोकेटाइन जो है। इस तरह से एक ऑर्डर होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस एल्कीन की बात करते हैं। ये जो है आपका डबल बॉन्ड है, ये कार्बन आपका 0 कार्बन, ये कार्बन 0 कार्बन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। और हमने बोला है कि जब इस इंड की बात करते हैं जब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में, तो वो जो है आपका क्या होता है? CH3 होता है। यहाँ पास 3 है, ये CH2 होगा, तो इसके पास 2 अल्फा एच है, यहाँ पास यहाँ 3 अल्फा एच है। टोटल कितने? 5 अल्फा एच प्रेजेंट है। कैसे काउंट किया? बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको पता होगा, याद होगा, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका 0 वाला कार्बन हो, दूसरे तौर कोई जुड़ा नहीं है। ठीक है, तो 0 कार्बन है, ये भी 0 कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा एच यहाँ पे है। इसकी बात करें तो यहाँ 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच तो यहाँ होगा, 3 अल्फा एच यहाँ होगा, 3 अल्फा एच यहाँ होगा। टोटल कितने? 9 अल्फा एच है। ठीक है, तो ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इतना हमको पता है कि स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा एच के, है ना। कि क्या ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास? 3 में जो है सबसे ज्यादा है, मतलब सी का सबसे ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा। फिर सी ए बी जो है आपको इस तरह से ऑर्डर देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी का इस एल्कीन के बारे में। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है ABC। ठीक है, ABC यहाँ पर आप अल्फा एच चेक करेंगे, ये 0, ये 0, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पास एक ही हाइड्रोजन होगा, 1 2 3, और ये एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पास 2 अल्फा एच होगा, तो टोटल कितने? 3 अल्फा एच प्रेजेंट है इसमें 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। टोटल कितने? ये 0 हो गया ना, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। टोटल कितने? 3 2 5 2 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और इसमें तो ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इधर तो कोई है ही नहीं, तो 4 अल्फा एच होंगे।
ठीक है 374, मतलब ये आपका ऑर्डर आ जाएगा डी मोस्ट स्टेबल, देन सी, देन ए। तो ये आपको इस तरह से ऑर्डर पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको आप जो है क्लियरली प्रैक्टिस करके रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारे पास है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, है ना, और हमको पता है स्टेबिलिटी जो है प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन के, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना कम आपको जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिलेगी, ठीक है। जितना ज्यादा अल्फा एच उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक। चेक करते हैं, यहाँ पास 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, ठीक है। टोटल कितने 12 अल्फा एच प्रेजेंट है यहाँ पास, ठीक है। जब इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो यहाँ से जो भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो जो है, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, लीस्ट होगा। क्या होगा, लीस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन है सर। अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है मतलब अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है हाईएस्ट होगा, हाई होगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है कैलकुलेट या फिर कंपेयर करके आपको आंसर देना होता है। एग्जैक्ट वैल्यूज कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में, आपको कंपेयर करने के लिए ही आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब जब उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो उसमें जो हीट रिलीज होगा वो इसमें बहुत कम होगा, इसमें बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज को जो है कंपेयर करके आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारा थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन होता है हाइपरकॉन्जुगेशन का, वो होता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। कौन सा एल्कीन जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। अभी हमने देखा था, कहा गया, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात की थी, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात की थी, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, देखिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो आप देख रहे हैं कि इसके पास जो है, आपने अभी कैलकुलेट कर लिया, बार बार नहीं कर रहा हूँ, 12 अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके पास जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 0, ठीक है। हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो होते हुए मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। रिएक्टिविटी पूछे तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारे पास एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। अब ना इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमारे पास जो है जब भी HCl ब्रेक होता है तो H+ और Cl- में होता है। ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही याद रखिए आप, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल की जब बात करते हैं तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पर जुड़ता है, ठीक है। कहां पर बन सकता है मोस्ट स्टेबल, देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ H+ को H+ के साथ बॉन्ड बनाता है। आपको जो दो तरह के देख सकते हैं, यहाँ पास हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो यहाँ पास प्लस आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना बॉन्ड बनाने के, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अब की बार हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए और प्लस इस कार्बन पे आ जाए, ठीक है। आगे जब ये Cl- रिएक्ट करने आएगा
अब देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज यहाँ पे है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इस प्लस के लिए कितने हो जाएंगे, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, और इस प्लस के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। हमने बोला था कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसके पास 6 इसके पास 3 है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल है वहां से प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी ज्यादा फॉर्मेशन हो रही होगी। इस कारण से आपको जो है यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है आपको Cl देखने को मिलेगा, और ये जो है आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा। और ये थर्ड हमारा जो नेक्स्ट वाला जो है यहाँ से Cl, ये जो है माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब मिलेगा जरूर लेकिन कम मिलेगा, इसकी प्रोडक्ट जो है कम मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं।